हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त जोया और यहाँ पर हम डीएमएलटी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। ठीक है, हमने कवर कर लिए हैं बहुत सारे ऑर्गेनेल्स। ठीक है, हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स थे हमने सारे ही कवर कर लिए। ठीक है, सेल का जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे ही पार्ट्स की लिंक शेयर कर रखी है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हम हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, विच इज लाइसोसोम। लाइसोसोम को सबसे पहले ये देखो कि लाइसोसोम का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो लाइसो का मतलब होता है डिसॉल्व। ठीक है, और जोम का मतलब होता है बेटा बॉडी। ठीक है, डिसॉल्व बॉडी मतलब समझ रहे हो कि ये कुछ चीजों को डिसॉल्व कर रहा है। ठीक है, चलो देखो इंट्रोडक्शन देखो अब इसका। Lysosomes are membrane-bound organelles found in eukaryotic cells. ठीक है, they are often called as suicidal bags or digestive cell of the cell. ठीक है, digestive system of the cell because they contain powerful enzymes that can break down biomolecules. ठीक है, अब देखो जो हमारा लाइसोसोम है बेटा, बेसिकली वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन बाउंड क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि जरूरी है बेटा, इसको मेम्ब्रेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या कंटेन करके रखता है, बहुत ही हार्मफुल एंजाइम्स कंटेन करके रखता है। ठीक है, जो कि डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो अगर इन एंजाइम्स के ऊपर लेयर नहीं होगी कुछ, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी, तो ये एंजाइम्स तो हमारे साइटोप्लाज्म में भी जा सकते हैं। ठीक है, और वहां पे के कई सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और क्या कि ये जो हमारा लाइसोसोम है बेटा, ये यूकेरियोटिक सेल्स में मिलता है। ठीक है, और वो भी मतलब हमारे एनिमल सेल में मौजूद होता है, प्लांट सेल में भी मौजूद होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। वहां पर लाइसोसोम का काम एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो करता है। ठीक है, चलो और क्या होता है कि ये जो हमारा लाइसोसोम है बेटा, इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चीजों को डाइजेस्ट करने में काम आता है। ठीक है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, जैसे प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है, इनको ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डाइजेशन करते हैं। और सुसाइडल बैग क्यों कहा गया है, क्योंकि ये मतलब पूरी ही सेल को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, उसके भी कुछ रीजंस होते हैं बेटा, वो हम पढ़ेंगे फंक्शंस में। ठीक है, चलो तो ये हमने देख लिया हमारा लाइसोसोम का। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये हमारी पूरी सेल हो गई बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स भी हमें दिख रहे हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा गोल्जी बॉडी, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हमारे राइबोसोम्स दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे से। और ये जो है ये हमारा लाइसोसोम है। ठीक है, ये लाइसोसोम को जूम इन करके देखो, ये ऐसा होता है। ये इसके अंदर देखो बेटा, ये ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या है, इसकी मेम्ब्रेन है। ठीक है, चलो अब डिस्कवर किया किसने किया था, तो डिस्कवर बाय क्रिस्टियन डी ड्यूफ इन 1955। ठीक है बेटा, चलो अब स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम इसके। चलो बेटा स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले मेम्ब्रेन को देखते हैं ना इसकी। देखो सिंगल लेयर्ड लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है बेटा लाइसोसोम की, वो कैसी होती है, लिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, वो सिंगल ही लेयर्ड होती है। देखो ये जैसे हमने हमारी सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी ना कि वो लिपिड बाइलेयर की होती है, वैसे ही हर ऑर्गेनील की बेटा मेम्ब्रेन होती है और वो सब लिपिड बाइलेयर की होती है। ठीक है, देखो ऐसी सेल मेम्ब्रेन होती है, हमने देखी थी है ना। ये देखो वन लेयर ये हो गया, और ये वन लेयर ऐसी हो गई, ये हमने देखी थी ना। बन नहीं रहा है बट आप समझ जाओ। ठीक है, ऐसी बेटा बाइलेयर की इसकी मेम्ब्रेन होती है। देखो क्या करती है, ये प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड। ठीक है, हमने ये देखा कि जो हमारी मेम्ब्रेन होगी लाइसोसोम की, वो बेटा प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, ये इस लाइसोसोम है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, क्योंकि लाइसोसोम क्या कंटेन करता है, लाइसोसोम एंजाइम्स कंटेन करता है। ठीक है, वो भी कैसे एंजाइम्स, हार्मफुल एंजाइम्स जो कि डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर ये सेल मेम्ब्रेन इसलिए रहती है ताकि ये जो एंजाइम्स है ये अपने अंदर ही रहे। ठीक है, अपने अंदर ही एक्टिविटीज परफॉर्म करे, ये बाहर ना जा सके, वरना ये हमारी सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, देखो contains transport proteins to allow movement of
डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स लाइक अमाइनो एसिड, शुगर्स। ठीक है, अब जो हमारी मेम्ब्रेन होती है बेटा उसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा ही था हमारी सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, कि ये डाइजेस्टिव प्रोटीन्स कंटेन करती है। देखो जैसे मैं ऐसे समझाती हूँ कि ये एक हमारी हो गई सेल की मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये सेल की मेम्ब्रेन ऐसे प्रोटीन्स कंटेन करके रखती है। ठीक है, ये होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये एक चैनल की तरह काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, ये इसके अंदर से मॉलिक्यूल्स अंदर भी जा सकते हैं सेल के और सेल के बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए बेटा, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट भी तो करना है, तो वो हमारे लाइसोसोम्स के एंजाइम्स करते हैं। ठीक है, तो बाहर सेल से, साइटोप्लाज्म से ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स है ये अंदर लाइसोसोम में जाएंगे इस प्रोटीन के थ्रू, है ना, और फिर वहाँ लाइसोसोमल एंजाइम्स इनके ऊपर एक्ट करेंगे। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीज एंजाइम काम करेगा। ठीक है, लिपिड्स है तो लाइपेज एंजाइम काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम्स इनके ऊपर काम करेंगे, इन बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटा करेंगे। ठीक है, प्रोटीन जैसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट शुगर में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, लिपिड्स फैटी एसिड में होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये हमारे इसी मेम्ब्रेन के प्रोटीन चैनल से वापस बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है इसका। अब ये मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, इस मेम्ब्रेन में स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें लैंप बोलेंगे, या तो लैंप, ठीक है, या तो लिम्प। अब ये लैंप और लिम्प क्या होता है, लैंप होता है लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिम्प होता है लाइसोसोम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, अब एसोसिएटेड मतलब ये जो हमारी मेम्ब्रेन है लाइसोसोम की, ठीक है, उसके अंदर की तरफ मतलब होते हैं ये वाले प्रोटीन्स प्रेजेंट। ठीक है, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होंगे वो पूरी मेम्ब्रेन में धसे हुए होंगे। ठीक है, एम्बेडेड होंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रोटीन होंगे। ठीक है, अब देखो शेप और साइज को देखो, तो यूजुअली हटाती हूँ मैं, लैंप और लिम्प याद रख लेना। ठीक है, चलो, यूजुअली स्फेरिकल और ओवल, साइज वेरीज 0.1 टू 1.2 माइक्रोमीटर। ठीक है बेटा, ये जो हमारा लाइसोसोम होता है ये बेसिकली ओवल शेप का होता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप का होता है, बहुत छोटा होता है साइज में, 0.1 से 1.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, मतलब जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया से भी आधा साइज का है या उससे भी छोटा होगा। ठीक है, इतना छोटा रहता है ये, लेकिन काम कितने बड़े हैं इसके, देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे सेल के लिए, है ना। अब एंजाइम्स देखो बेटा, contains about 50 plus hydrolytic enzymes. ठीक है, acid hydrolases work best in acidic pH around 4.5 to 5 maintained by proton pumps। ये दिख नहीं रहा होगा बट मैं पढ़ा देती हूँ। ठीक है, प्रोटोन पंप्स, हाइड्रोजन आयन एटीपेस। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, कि ये जो हमारे लाइसोसोम है, ठीक है, इनके अंदर कौन से एंजाइम्स रहते हैं, तो इनके अंदर एसिड हाइड्रोलाइसिस रहते हैं। ठीक है, ये एसिड हाइड्रोलाइसिस क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं बेटा, इसमें 50 प्लस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रहते हैं। ठीक है, अब ये एसिड हाइड्रोलाइसिस है, हमें समझ में आ रहा है कि ये एसिड मीडियम में अच्छे से काम करते होंगे। ठीक है, अब इनको एसिड मीडियम में कितना चाहिए, 4.5 से 5, ये तो बहुत कम है। अब जो हमारी लाइसोसोम है, ठीक है, उसके अंदर का तो हमें पीएच मतलब एल्कलाइन भी हो सकता है ना, ज्यादा भी हो सकता है, तो अब हमें उसका पीएच को कम करना है, कितना, 4.5 से 5। ठीक है, ये जो हमारे एंजाइम्स होते हैं बेसिकली वो पीएच पे, टेम्परेचर पर, इन पर भी डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अगर इनको इनके हिसाब से टेम्परेचर या पीएच मिला तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, तो इसके इन्वायरमेंट को बेटा एसिडिक बनाने के लिए क्या होता है कि इनकी मेम्ब्रेन पर ना एक स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उस स्पेशल प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, उस स्पेशल प्रोटीन को हम बोलेंगे प्रोटॉन पंप्स। ठीक है, अब ये प्रोटॉन पंप्स क्या करते हैं बेटा, कि जो साइटोप्लाज्म में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उस हाइड्रोजन आयन को ये क्या करते हैं, ये इस प्रोटॉन पंप से हमारे लाइसोसोम में भेज देंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ऐसे ये कई सारे हाइड्रोजन आयन को अंदर लाइसोसोम में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा
कि जो लाइसोसोम का पीएच जो ज्यादा होगा वो कम हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है हमारे प्रोटॉन पंप्स का। ओके, अब ये जो हाइड्रोजन आयन अंदर जा रहे हैं ये भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो ले ही रहे होंगे ना, एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होंगे तभी अंदर जा पा रहे। तो इसमें भी बेटा एनर्जी यूटिलाइज होती है और वो एटीपी का में कन्वर्ट हो जाती है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। आई होप यू हैव क्लियर्ड विद इट, ठीक है। चलो अब आगे चलो। ये देखो बेटा जो दिख नहीं रहा था उसको मैं यहाँ पे देख लो, प्रोटॉन पंप्स H पॉजिटिव एटीपेस, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे बेटा एंजाइम के, तो इसके एग्जाम्पल होंगे लाइपेजेस, प्रोटीएसेस, न्यूक्लियेसेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, फॉस्फेटेजेस और सल्फेटेजेस, ठीक है। ये लाइपेजेस हमारा लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीएसेस प्रोटीन्स को करेंगे, न्यूक्लियेसेस न्यूक्लिक एसिड्स को करेंगे, ठीक है, जो हमारे आरएनए डीएनए रहेगा उसको, ग्लाइकोसाइडेस हमारे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, ग्लूकोज बनाएंगे, फॉस्फेटेजेस फॉस्फेट को करेंगे, सल्फेटेजेस सल्फर को करेंगे, ठीक है। चलो क्लियर हुआ, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बेटा तो अब हम टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारे जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। चलो ऐसे समझो कि जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि प्रोटीन्स कौन बना रहे हैं, तो प्रोटीन्स बनाती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थोड़ा बहुत मॉडिफाई होता है और फिर वो जाता है हमारे गोल्जी बॉडी में, वहाँ गोल्जी बॉडी में और फर्दर इसका मॉडिफिकेशन होता है बेटा, और वहाँ पे क्या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है इसके साथ, ठीक है। और फिर वो फॉस्फेट ग्रुप वाला प्रोटीन हमारा कहाँ प्राइमरी लाइसोसोम होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया प्राइमरी लाइसोसोम। अभी ये वाला जो हमारा लाइसोसोम है ये कैसा है, ये इनएक्टिवेट है, ठीक है, इनएक्टिवेट है। अब क्या हुआ, जैसे कोई सभी बैक्टीरिया ले लो, वो बैक्टीरिया हमारी अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ गया, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है बेसिकली एंडोसाइटोसिस हुई, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जैसे कोई बैक्टीरिया पैथोजन है, ठीक है, तो वो एंटर हुआ, ये देखो एंडोसोम बना, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये बेटा एंटर हुआ, ठीक है, तो ये हमारा जो प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है, वो इसके साथ में अटैच हो गया, जो बैक्टीरिया आया है उसके साथ में ये अटैच हो गया, ठीक है। अब क्या बन गया बेटा ये, अब ये बन गया सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। अब ये क्या करेगा लाइसोसोम, ये इस जो बैक्टीरिया है इसको खाएगा, ठीक है। अब ये एक्टिव हो गया, फिर क्या होगा, तीसरा कौन सा आता है बेटा हमारा, ये आता है देखो ऑटोफेजिक वैक्यूल, ठीक है, तीसरी ये टाइप होती है लाइसोसोम की। इसमें ऑटोफेजिक मतलब क्या होता है बेटा कि जो हमारे डेड या फिर ओल्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को ले लो, तो ये हमारी सेल है जैसे बेसिकली, ठीक है। अब इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे समझो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया अब किसी काम का नहीं है, ठीक है, बहुत पुराना हो चुका है, तो हमारे जो दूसरे ऑर्गेनेल्स है उसके भी फंक्शन को ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जो हमारे लाइसोसोम होंगे वो इस माइटोकॉन्ड्रिया से जाके अटैच हो जाएंगे और उनको डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, ठीक है। तो ये इसकी तीसरी टाइप है ऑटोफेजिक। फिर आते हैं बेटा रेसिडियल बॉडी। अब ये रेसिडियल बॉडी क्या होती है कि जैसे ये हमारे लाइसोसोम ने डाइजेस्टिव सिस्टम अपना चालू करके रखा है, ठीक है। अब जो भी मतलब वेस्ट पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, कुछ वेस्ट तो इनके अंदर रहता ही है, तो वो जो वेस्ट है लाइसोसोम के अंदर उसको रेसिडियल कहेंगे, ठीक है। अब फिर ये रेसिडियल क्या होगा बेटा, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, जैसे ये हमारा लाइसोसोम है ना, ये बाहर फेंकेगा और ये ऐसे कुछ बनेगा वैक्यूल, और ये ऐसे जैसे ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके ये लाइसोसोम ऐसे एक हटाती हुई है, जैसे ये हमारी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके ये लाइसोसोम अटैच हो गया, इसके अंदर वेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये वेस्ट क्या होगा, ये बाहर ऐसे निकाल देगा, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। तो ये हमारा आखिरी टाइप था रेसिडियल टाइप, ठीक है। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम हो गया, ये सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया, ये ऑटोफेजिक हो गया, ठीक है, ये रेसिडियल हो गया। तो ऐसे होते हैं बेटा इनके टाइप्स, ठीक है। आई होप क्लियर होंगे आपको। वैसे ही ये देखो जैसे बैक्टीरिया आया ना, वैसे ही फूड पार्टिकल्स भी आते हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स है ना, बड़े बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन लिपिड्स, ठीक है, तो उनके ऊपर भी ये ऐसे काम होते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पढ़ोगे ना बेटा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने डायग्राम को ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। चलो
टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम आया जो हमारे गोल्जी बॉडी से बना, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले तो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, फिर वहां से गोल्जी बॉडी में जाता है, ठीक है। फिर वहां फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है और वो हमारा प्राइमरी लाइसोसोम कहलाता है, ठीक है। वो इनएक्टिव होता है बेटा। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी वाले पार्ट को जाकर देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो बड़ी प्रोसीजर होती है बेटा, मैं आपको इस लेक्चर में नहीं समझा सकती, ठीक है। तो ये कैसा होता है बेटा, न्यूली फॉर्म्ड होता है, ठीक है, नया नया बना हुआ है। स्मॉल वेसिकल होता है, बहुत छोटी वेसिकल होती है, ठीक है, कंटेनिंग इनएक्टिव एंजाइम्स, ठीक है। अभी हमने देखा कि ये इनएक्टिव रहता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम। इसमें क्या होता है, फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेस विद एन इंडोसाइटिक वेसिकल और फेगोसोम, ठीक है, एनगल्फ्ड पार्टिकल, ठीक है बेटा। ये जैसे हमारा लाइसोसोम है इनएक्टिव वाला है ना, प्राइमरी लाइसोसोम है, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म से ये कोई एंटर हुआ, कुछ पैथोजन बैक्टीरिया है, ठीक है, मान लो एंडोसाइटोसिस के थ्रू हुआ ना ये एंटर। देखो एक मिनट, ये हमारा जैसे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया है। अब ये क्या होगा, ये हमारी जैसे मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म की, ठीक है, तो वो ऐसे अंदर धसेगी और इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेगी, फेगोसाइटोस्ट कर लेगी और ये वेसिकल बन के ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, इसके अंदर है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के ऊपर पास में जाके ये वाला जो हमारा प्राइमरी, ये प्राइमरी लाइसोसोम में ये जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। इससे देखो ऐसे इधर बना देती हूँ, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी लाइसोसोम इससे अटैच हो गया और क्या करेगा, इसको खाने लग जाएगा। तो अब इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। चलो इसे हम फेगोसोम बोलेंगे। फेगोसोम क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एनगल्फ्ड पार्टिकल है ना, इसलिए इसको फेगोसोम बोलेंगे, या एंडोसाइटिक वेसिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आती है रेसिडियल बॉडीज, ठीक है, इनडाइजेस्टिबल मटेरियल लेफ्ट इनसाइड लाइसोसोम, ठीक है। हमने देख लिया कि जो हमारा इनडाइजेस्टिबल पार्टिकल मतलब जो कुछ इसने खा लिया, वैसे तो खा लिया, लेकिन जो थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ पार्टिकल है वो इसके अंदर ही पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रेसिडियल बॉडीज, ठीक है। may be expelled by exocytosis और remain as pigment granules, ठीक है। ये भी हमने देख लिया कि ये जो रिमेनिंग पार्टिकल है ये वापस इस सेल मेम्ब्रेन से या तो अटैच होके बाहर निकल जाता है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, या फिर इसके अंदर ही रह जाता है पिगमेंट ग्रेन्यूल बन के, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, लिपोफ्यूजन, ठीक है। फिर बेटा क्या आते हैं, ऑटोफेजिक वैक्यूल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोफेगोसोम और लाइसोसोम। अभी ऑटोफेगोसोम क्या है, तो देखो ये जैसे हमारा क्या हो गया, सेल हो गई है ना, ये हमारा क्या है, लाइसोसोम है, ठीक है। अब ये जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है ना, ये ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है जैसे। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया डेड है, मतलब डेड भी हो सकता है या बहुत पुराना भी हो सकता है ना, किसी काम का नहीं है, तो ये जो होगा इसको लाइसोसोम जाके अटैच होगा और खा लेगा, तो इसको ऑटोफेगोसोम बोलेंगे। ऑटोफेगोसोम इसलिए बोलेंगे बेटा क्योंकि इसका खुद का ही सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसलिए इसको ऑटोफेगोसोम बोलेंगे। अब इसको भी मारना भी जरूरी है बेटा, इस माइटोकॉन्ड्रिया को, वरना क्या होगा, ये दूसरे ऑर्गेनेल्स की भी एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देगा, है ना, इसलिए रिसाइकलिंग के लिए बेसिकली ये इसको मारता है, ठीक है बेटा। लाइसोसोम फ्यूजेस विथ worn out organelles of the same cell एंड डाइजेस्ट देम, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो लाइसोसोम है ये फ्यूज होगा worn out organelles, मतलब जो पुराना है या फिर जो डेड है, ठीक है, उसके साथ फ्यूज करेगा एक सेम सेल की, ठीक है। ये एक ही सेल है, इसी सेल में जो ऑर्गेनेल है लाइसोसोम, वो इसी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पुराना हो गया है, किसी काम का नहीं, उसके साथ में फ्यूज करेगा और उसको खा जाएगा, ठीक है। चलो चलो बेटा फंक्शंस पढ़ लेते हैं हम कि हमारा लाइसोसोम क्या क्या काम करता है। तो सबसे मेन इसका काम क्या है कि ये सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, अगर जरूरत पड़ने पर ही करेगा। अगर सेल हमारी इन्फेक्ट हो गई है किसी पैथोजन से या वायरस से, बैक्टीरिया से, तो करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, और ये करेगा डाइजेशन। डाइजेशन किसका, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, फूड मॉलिक्यूल्स का, उनको ब्रेक डाउन करके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके वापस सेल के बाहर भेज देता है, ठीक है। देखो अब फंक्शंस,
अब सबसे पहला फंक्शन इसका क्या आएगा, सबसे पहला फंक्शन इसका आएगा इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन हमने देखा अभी कि ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, इन मॉलिक्यूल्स को छोटा बनाता है। ठीक है, फिर आता है ऑटोफैजी। ऑटोफैजी का भी हमने देखा बेटा कि जो इसके खुद का ऑर्गेनील रहेगा इसके सेल का, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, तो वो बहुत ही पुराना हो गया, तो वो किसी काम का नहीं है बेटा, वो किसी काम का नहीं है, एनर्जी नहीं दे रहा है हमारी बॉडी को, सेल को, और सेल को तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अपना काम करने के लिए। तो अब ये क्या करेगी, ये उसको रिसाइकल करवाएगी, मतलब ये जो हमारा लाइसोसोम होगा वो उस माइटोकॉन्ड्रिया को खा जाएगा। ठीक है, चलो देखो, डाइजेशन ऑफ ओल्ड डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स, रिसाइकलिंग ऑफ सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, समझ गए। चलो, ऑटोलिसिस देखो, सेल डेथ की है, सेल को पूरी तरह से खा जाता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में कोई क्या आ गया, हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आ गया, जैसे बैक्टीरियाज आ गया या वायरस आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ये इसको सिग्नल मिलेगा बेटा न्यूक्लियस से। ठीक है, कि इसकी सेल पे अटैक हुआ है बैक्टीरिया या फिर वायरस का। तो ये क्या करता है, ये अपने जो सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, उसको तोड़ेगा और अपने अंदर के जितने भी एंजाइम्स होंगे, ठीक है, उन एंजाइम्स को ये बाहर निकाल देगा और सारी सेल को खा जाएगा बेटा। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं हम ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, खुद को खा जाता है। चलो अब देखो, व्हेन लाइसोसोम्स रप्चर, ठीक है, लाइसोसोम्स जब रप्चर होते हैं, टूटते हैं, एंजाइम्स डाइजेस्ट द होल सेल। ठीक है, एंजाइम्स पूरे सेल को ही बेटा खा जाती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, सुसाइडल बैग मतलब, सुसाइड का मतलब क्या होता है, इंसान अपनी खुद की जान ले लेता है, आत्महत्या। तो ये खुद को, सेल को मार देता है, इसलिए हम इसे ऑटोलिसिस कहते हैं या सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है, और क्या फंक्शन है, तो और है इसका डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस के अगेंस्ट ये डिफेंस प्रोवाइड करवाता है हमारी सेल को। ठीक है, क्या करता है, फेगोसाइटोसिस बाय WBC। देखो सबसे मेन फंक्शन इसका क्या होता है, लाइसोसोम का, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, अब देखो जो हमारी WBCs होती है बेसिकली, ठीक है, उनके अंदर सबसे ज्यादा लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे WBCs तो हमारी डिफेंस सिस्टम होता है ना हमारी सेल का, तो कोई भी मतलब जैसे बैक्टीरिया से कुछ आएगा तो WBCs एक्ट करेगी। तो हमारी जो फेगोसाइटोसिस सेल्स आती है ना, जैसे नेचुरल किलर सेल हो गई या मैक्रोफेज हो गई या न्यूट्रोफिल्स हो गई। ठीक है, तो इनके अंदर बेटा सबसे ज्यादा हमारे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी हो गई WBC, मान लो मैक्रोफेज हो गई। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे लाइसोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये लाइसोसोम है, जैसे मान लो लाइसोसोम ही है। ठीक है, अब क्या होगा, फेगोसाइटोसिस बाय WBC, बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर डिस्ट्रॉयड बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब ये बेटा हमारी WBC है ना, हमारी मान लो मैक्रोफेज है। अब ये मैक्रोफेज क्या करती है, जैसे कोई बैक्टीरिया आया, ठीक है, बैक्टीरिया आया, ये जैसे बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया को क्या करेगी, ऐसे अपने अंदर ले लेगी। ठीक है, ये आ गया बैक्टीरिया इसके अंदर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फेगोसोम। ठीक है, ये फेगोसोम के पास, अब ये लाइसोसोम है हमारा, ये लाइसोसोम इस फेगोसोम से जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, मान लो जैसे ये हो गया हमारा फेगोसोम, इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है और ये हमारा लाइसोसोम जाके इससे अटैच हो गया। अब ये रिलीज करेगा अपने एंजाइम और इसको खा जाएगा। ठीक है, तो ये फेगोसाइटोसिस हो गई बेटा, ये सबसे मेजर रोल होता है इसका। ठीक है, लाइसोसोम का WBC में होता है ये। ओके, फिर आते हैं secretion in some cells. Lysosomes help release enzymes outside extracellular डाइजेशन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में भी कुछ प्रोटीन्स ये क्या करती है, प्रोटीन्स बेसिकली क्या होता है बेटा, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइसोसोम होते हैं ये कुछ प्रोटीन्स सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, बाहर के जो डाइजेशन होता है उसके लिए। ठीक है, चलो फिर आते हैं रोल इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो क्या होता है, एक्रोसोम इन स्पर्म इज अ मॉडिफाइड लाइसोसोम कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट हेल्प्स स्पर्म पेनिट्रेट द एग। देखो जैसे ये क्या है, ये हो गया स्पर्म, ये स्पर्म के टिप
टिप पर एक लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। ये एक्रोसोम बेटा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करके रखता है, ठीक है। फीमेल का जो एग होता है, जैसे ये एग है, ठीक है, ये स्पर्म है ना, ये एक्रोसोम है जो कि एक बेसिकली लाइसोसोम है, इसके टिप पे रहता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मेंटेन करके रखता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं इस वाली मेम्ब्रेन को, एग की मेम्ब्रेन को, और ये इससे पेनिट्रेट करके फीमेल के एग में जाके फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं बेटा लाइसोसोम, ठीक है। तो गाइज हमारा लाइसोसोम भी आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमने कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ लिया एकदम डिटेल में, है ना, आप जाकर देख सकते हो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट पार्ट के, ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हमारे जो बचे हुए ऑर्गेनेल्स है, वैसे तो हमने सारे ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक ही साथ हम बचे हुए ऑर्गेनेल्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। चले अब मुझे इजाज़त दें, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।